वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुरातन समय में भारत में मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी इन इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। बहुत सारे मेरे दोस्तों का ये जो सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि हम लोग अपने ये साइकोलॉजी इन एंशियंट टाइम ये सारी चीज़ें अभी कुछ सालों से इंक्लूड हो रही है, लेकिन हम लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि सिर्फ हम लोग जो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और ये वाला पार्ट हम लोग कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, जिसके कारण हमारे कुछ मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके आपको। तो चलिए मैं बताऊं कि पहले के टाइम में जो साइकोलॉजी थी वो किस प्रकार आज के टाइम से बिल्कुल अलग थी। तो भारत में जो पुरातन समय यानी कि एंशियंट टाइम में जो साइकोलॉजी थी वो आज के समय से बिल्कुल ही अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि एंशियंट टाइम में मनोविज्ञान मतलब अलग तरह के दार्शनिक और धार्मिक विचार से ओतप्रोत था। पुरातन समय में भारतीय मनोविज्ञान की झलक हमें ऋग्वेद और उपनिषद में मिलता है। उस समय हमें कोई ऐसे तथ्यों का उल्लेख मिलता है जिनका मनोविज्ञान महत्व पर्याप्त है, जिनमें हमारे मनोविज्ञान हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं, उससे उल्लेख मिलते हैं, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे भी साइकोलॉजी थी, पर उसका जो देखने का और समझने का नज़रिया है उस टाइम पे अलग था। उस टाइम पे इस वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पर भी साइकोलॉजी काम करती थी, लेकिन वो अलग वे में काम करती थी। और जैसे जैसे हम लोगों का टाइम चेंज होते गया, टाइम में मॉडिफिकेशन होते गई, तो हम लोग इसके एक पर्टिकुलर नाम को हम लोगों ने समझ लिया, जिसको हम लोग आज के टाइम पे साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उस समय हमें कई ऐसे तत्वों का उल्लेख मिलता है जिसमें मनोविज्ञान का जो अहमियत है वो दिखता है। उस समय व्यक्तित्व के पहलुओं में जैसे आत्मा, मन, इंद्रिय और बुद्धि आदि के बारे में कुछ उत्तम चर्चाओं का वर्णन मिलता है। इस टाइम में मनोविज्ञान को मन को अनुशासित रखने वाला एक शास्त्र के रूप में समझा जाता था, जिसकी सबसे अच्छी झलक हमें किस में मिलती है? हमें आजकल भगवत गीता में मिलती है। उसकी सबसे अच्छी झलक किस में मिलती है? भगवत गीता में मिलती है। तो उस टाइम पर में भी जो साइकोलॉजी है वो अलग वे में, इनडायरेक्टली वे में काम करते थे, पर उस टाइम पे इस वर्ड का इन्वेंट नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग प्रॉपर नाम नहीं दे पाए कि उस चीज़ को एक्चुअल में हम लोग कहते क्या हैं। आप देखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो परामर्श दिए वो भी क्या थे? एक गाइड ही थे ना, एक काउंसलिंग ही थी ना, जो कि काउंसलिंग किसके अंडर में आती है? साइकोलॉजी के अंदर में आती है। तो उस टाइम में भी ये चीज़ हुई थी, लेकिन उस टाइम में इन शब्दों का जो आविष्कार नहीं हुआ था, सब्जेक्ट नहीं बने थे, इसलिए हम लोग उस टाइम पे इस चीज़ को समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होते गया, वैसे वैसे जैसे जैसे अध्ययन होते गए, जैसे जैसे स्टडीज़ होती गई, हमें पता चलता आ रहा है कि हमारे पुराने टाइम पे भी जो है साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। ठीक है। भारत के पुरातन मनोविज्ञान में यानी कि एनिशियंट साइकोलॉजी में वेदांत और योगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वेदांत में मन को एक अंतःकर्म या आंतरिक अंग माना गया है। ठीक है। आज के भी साइकोलॉजी में जो हमारे न्यू फ्राइडियन हैं, उन्होंने मन के विकास पर ही ना जोर दिया है। तो इसमें मन के परिवर्तन और परिमार्जन पर भी बल डाला गया है। यह कार्य योग, जो एक तरह का दैहिक अभ्यास है, इसके द्वारा पूरा होता है। उस टाइम पे दैहिक कार्य पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, यानी कि देखिएगा आप कि पहले के जो साधु संत ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो योग अभ्यास पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। तो उनके माध्यम से वो अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखते थे, जो कि आज के टाइम पर भी बोला जाता है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए और भी कुछ वर्किंग काम कीजिए, जिससे आपका जो मन है आपके कंट्रोल में रहे और इधर उधर ध्यान ना भटके। तो इस अवधि में मनोविज्ञान को मन को अनुशासित रखने वाला एक शस्त्र के रूप में समझा जाता था। ठीक है। भारत के जो एंशियंट विज्ञान में वेदांत और योग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वेदांत में मन को एक अंतःकर्म या अंग माना गया है।
इसमें मन के परिवर्तन और परिमार्जन पर बल डाला गया। योग के ज़रिए से हमारा क्या होता था, मन में परिवर्तन, मतलब कि हम अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? योग अभ्यास के ज़रिए से। अगर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, हमें किसी से बहुत ज़्यादा घृणा हो रही है, नफ़रत हो रही है, और हम बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी में फ़ेस कर रहे हैं, डिप्रेशन में फ़ेस कर रहे हैं, तो अभी के डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जितना उन्हें मेडिसिन से ट्रीटमेंट देना रहता है वो तो देते ही हैं, लेकिन जब जिनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है उनको मेडिसिन भी देते हैं और साथ साथ ये तरह के काउंसलिंग भी करते हैं, जिसमें आपको ये इस टाइप से योग अभ्यास के बारे में जानकारी दी जाती हैं। जिनका प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है उनको योग के साथ साथ मेडिसिन भी दी जाती है, और जिनका लेवल से थोड़ा कम रहता है उनके काउंसलिंग में इस टाइप की कुछ थेरेपी दी जाती है, जिससे वो अपने मन को यानी कि माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जब हम अपने मन को पूरे कंट्रोल में कर लेते थे तब इस स्थिति को क्या कहा जाता था? इस स्थिति यानी कि इस अवस्था को आत्मा कहा जाता था। और आत्मा दो तरह का होता है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो जीवात्मा आत्म चेतन की अनुभूति की जो है वो प्रारंभिक यानी कि पहली अवस्था होती है। जैसे जैसे इस अवस्था के भीतरी स्तर पर हम जाते हैं, यानी कि जितने हम डीप में जाते हैं, हम चेतन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं कि चेतन एक्चुअल में है क्या, और इसे फिर परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइम में जो अर्थ अभी अहम यानी कि ईगो का है, वही अर्थ उस टाइम पर जीवात्मा का था, और परमात्मा का आधुनिक समय के शुद्ध अहम यानी कि प्योर ईगो के समान है, तुल्य है यानी कि समान है, जिसके द्वारा संगठनात्मक कार्य इंटीग्रेटिव फंक्शन किए जाते हैं तथा जिसे व्यक्ति के कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव के रूप में जाना जाता है। एंशियंट टाइम में मनोविज्ञान में उन तंत्रों पर अधिक बल डाला जाता था जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकने में सफल होता है। इस तंत्र को योगा तंत्र यानी कि योग तंत्र भी सिस्टम यानी कि योग तंत्र यानी कि योग सिस्टम कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के समय पाली भाषा में इसे अभिधम्म और तथा संस्कृत में अभिधर्मा कहा जाता है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा मानव प्रकृति के बारे में बतलाए गए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक नियम हैं, जिसका वर्णन हमारे हिंदू यानी कि हिंदू स्कूल के मनोवैज्ञानिक